यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया का एक विवादित बयान आया। बाड़मेर जिले के सेड़वा उपखंड में एक सभा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को लेकर विवादित बयान दिया। अभिमन्यु ने राजस्थान सरकार को घेरने और सरहदी क्षेत्र में नशा की प्रवृत्ति बढ़ने के विरोध में नौकरों दो नशा नहीं के नारे के साथ बाड़मेर जिले के सेड़वा उपखंड में एक बाइक रैली भी निकाली। तो नौकरी दो नशा न दो ये नारा लगाया गया और इसी के साथ रैली निकाली गई है। परेशान करें तो नौजवान साथी मजबूत है और बाड़मेर जैसलमेर मारवाड़ का नौजवान वैसे भी मजबूत है। अधिकारी को ठोक लिया तो अगर ज्यादा परेशान करें तो नौजवान साथी मजबूत है और बाड़मेर जैसलमेर मारवाड़ का नौजवान वैसे भी मजबूत है। अधिकारी को ठोक लिया तो डूंगरपुर जिले की चितरी थाना पुलिस ने 9 अक्टूबर को गढ़ा जसराजपुर और उदैया मोड़ पर गोदाम से लोहे की तिजोरियां चोरी के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 30 तिजोरियां भी बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी पहले यही काम करता था। इस मामले में पीड़ित यूसुफ ने पुलिस को चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके जसराजपुर मोड़ और उदैया मोड़ स्थित गोदाम से चोरों ने लगभग 97 तिजोरियां चुरा ली थी। थाना अधिकारी परमेश्वर ने बताया कि मामले में केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई। दिनांक 9/10/2024 के स्टॉक रजिस्टर को चेक किया गया तो उसमें दोनों गोदामों से छोटी बड़ी 97 तिजोरियां कम पाई गई और दोनों गोदामों पर नए ताले लगे हुए पाए गए। अनुसंधान शुरू किया गया। उक्त शोरूम पर पूर्व में काम करने वाले व्यक्ति कनकमल पांडोर को डिटेन कर तकनीकी और मनोवैज्ञानिक रूप से पूछताछ की गई तो उसने अपने 3 अन्य साथियों के साथ उक्त वारदात करना कबूल किया। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का जन्माष्टमी शताब्दी उत्सव रविवार को कुंदन नगर स्थित राजपूत छात्रावास में मनाया जाएगा। उत्सव से पूर्व संध्या पर राजपूत समाज की ओर से बजरंगगढ़ स्थित शहीद स्मारक पर दीपदान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोगों ने बजरंगगढ़ पर दीपदान करते हुए मेजर शैतान सिंह को श्रद्धांजलि दी है। आज छात्रावास परिषद में शहीद मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। महोत्सव में छात्रावास के पूर्व छात्रों को भी सम्मानित किया जाएगा। परमवीर मेजर शैतान सिंह जालौर में किसानों का महापड़ाव 13वें दिन भी जारी रहा। जवाई नदी के पानी को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने सांसद लोबाराव चौधरी और विधायक पर वादा खिलाफी का बेहद गंभीर आरोप लगाया। सांसद लुम्बाराम चौधरी और विधायक पर गंभीर आरोप लगाया गया है किसानों के जरिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पानी की मांग को लेकर के किसानों का प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी रहा है और इस दौरान जहां कुछ किसानों की अब तबीयत भी बिगड़ने लगी है तो दूसरी तरफ उन्होंने प्रशासन पर जमकर आरोप लगाए हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने पोखरण के आशापुरा माता मंदिर में दर्शन कर पूजन अर्चन किया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जैसलमेर जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर थे। पोखरण पहुंचे, यहां उन्होंने आशापुरा माता मंदिर में दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाकर पूजन किया। इस दौरान आशापुरा माता मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने उनका शानदार तरीके से स्वागत किया, अभिनंदन किया गया। कोटा में 2 मगरमच्छों की मौत से हड़कंप मच चुका है। दोनों मगरमच्छों के शव चंद्रलोही नदी में खेड़ली पांडे गांव के पास कीचड़ में नजर आए, जिसके बाद लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी और फिलहाल मगरमच्छों की मौत के कारणों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसकी जांच की जा रही है। अजमेर दरगाह मामले में दावों पर दंगल जारी है। इसी बीच खबर आ रही है कि मामले में याचिकाकर्ता और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वालों ने विष्णु गुप्ता से कहा कि उन्होंने अजमेर दरगाह मामले में केस फाइल करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। धमकी देने वाला एक कॉलर कनाडा से और एक भारत से बताया जा रहा है।
अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका दाखिल करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है। विष्णु गुप्ता को धमकी भरे 2 फोन कॉल किए गए, एक भारत से और दूसरा कनाडा से, जिसमें उन्हें धमकी दी गई कि आपने अजमेर दरगाह का केस फाइल कर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब आपकी गर्दन काट दी जाएगी, सिर कलम कर दिया जाएगा। हाँ बताओ क्या चाहते हो आप? बोल रहा हूँ ना, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ ना, उसे रिकॉर्ड कर लिया। मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ। जो इतना फल पड़ा रहा है ना अजमेर शरीफ दरगाह का लेके, गर्दन उड़ जाएगा, ठीक है? उसका किसका गर्दन उड़ जाएगा? भाई खत्म कर दूंगा। जो विजय गुप्ता जो है, जो अजमेर के खिलाफ क्लेम किया है। अरे मेरा नाम विष्णु गुप्ता है, विजय गुप्ता नहीं है। तो तू हिंदू सेना का कौन लगा तू? मैं हिंदू सेना का अध्यक्ष हूँ। बताओ भाई क्या चाहता भाई? अंदर से ना तो तुम्हारा जो मेंबर है ना, उसने क्लेम किया है, ठीक है? उसको बता देना, अभी धमकी नहीं है, ये करके दिखा दे। धमकी के बाद विष्णु गुप्ता ने दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत की है और कहा कि मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, हमने किसी की भी भावना को आहत नहीं किया है। मुझे अभी 2 कॉलों से जान से मारने की धमकी दी गई है। एक कॉल कनाडा से आया है, वो कॉलर कहता है कि आपने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर ली है और आप ऐसे अजमेर दरगाह का केस फाइल कर लिया तो अब आपकी गर्दन काट दी जाएगी, सर कलम कर दिया जाएगा। और दूसरा फ़ोन इंडिया से ही है कहीं, वो भी ही ऐसी बात दे के धमकी दे रहा है और मैंने इसकी शिकायत 12 खंबा थाने में शिकायत दर्ज करा दी है दिल्ली में। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर एक शिव मंदिर की मौजूदगी का दावा करते हुए कोर्ट में केस किया है। 27 नवंबर को अदालत ने उनकी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली, जिसमें दावा किया गया कि दरगाह में एक प्राचीन मंदिर का सबूत है। इस पर अगली सुनवाई 20 नवंबर को होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सीकर में हॉरर किलिंग के 5 साल पुराने मामले में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और पिता को मौत की सजा, बाकी 10 आरोपियों को उम्र कैद सुनाई गई है। देखिए रिपोर्ट में मामला। रिश्तों का कत्ल, सजाए मौत। 5 साल पहले सीकर से एक दिल दहला देने वाली वारदात में शनिवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारने वाले कलयुगी पिता को मौत की सजा सुनाई है। वहीं सीकर के एडीजे कोर्ट ने बाकी 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 3 आरोपियों को बरी भी किया गया है। ये पहला मामला है जब सीकर में ऑनर किलिंग के मामले में इतनी बड़ी सजा का ऐलान हुआ है। शनिवार को ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। 2019 में मुलजिम राम गोपाल द्वारा अपनी पुत्री से फोन करवा के जो उसके मुलजिमान जो दूसरा मृतक था उसे प्रेम प्रसंग के चलते उनको फोन करके बुलाया और 22/10/2019 की रात्रि को एसआर पेट्रोल पंप से उनको अपहरण वहाँ से करवाया। अपहरण करने के बाद में उनके दोनों को अपने घर ले गया और अन्य जो मुलजिमान इसके सहयोगी थे, जो रिश्तेदार थे, जो जानकार थे, उनको बुलाया और सारी रात तार से पीट करने की निर्मम हत्या कर दी। तो फिर राम गोपाल को इस जघन्य हत्याकांड के लिए डेथ सेंटेंस दिया है, मृत्युदंड की सजा से दंडित किया है। दरअसल ये घटना 5 साल पुरानी है जब दोषी पिता को अपनी बेटी और एक युवक के बीच अफेयर के बारे में पता चल गया था। इसके बाद उसने अपनी बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट की, अपने प्रेमी को बुलाने को कहा। प्रेमी अपनी बाइक लेकर पहुंचा तो उसे किडनैप कर लिया गया। इसके बाद लड़की और इसके प्रेमी दोनों को इतना पीटा गया कि दोनों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद लड़की के पिता राम गोपाल ने दोनों शवों को पहाड़ियों में सुनसान इलाके में फेंक दिया और खुद थाने पहुंचकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी।
हालांकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे केस की सारी परतें खुलती गई और जांच के दौरान सामने आई सीसीटीवी से सब कुछ साफ हो गया। विश्वास था कि ये फैसला एकदम न्याय संगत होगा और आज हमें न्याय मिली है। मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले से, जो इन दो निर्दोष व्यक्तियों की जो निर्मम हत्या की है इन हत्यारों ने, उनको आज जो सजा मिली है, इसके लिए मैं इससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। आपको बता दें कि ये पहला मामला है जब सीकर में ऑनर किलिंग के मामले में इतनी बड़ी सजा का ऐलान हुआ है। 21 अक्टूबर 2019 को हुए सीकर जिले के अब तक के सबसे जघन्य हत्याकांड में आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में लड़की के पिता को सजा-ए मौत का ऐलान किया है। वहीं 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पूरा कसूर इतना था कि लड़की ने एक युवक से प्रेम किया था और इसी से खपा होकर परिजनों ने युवक और लड़की दोनों की हत्या कर दी थी। बहरहाल इस पूरे मामले में कोर्ट के फैसले पर सबकी नज़र थी और कोर्ट के फैसले ने ये साबित किया है कि ऐसे मामलों में इसी तरह की सजा मिलती रहे तो बदमाश अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। रुक करेंगे पाली का, जहां बीते लंबे समय से नगर निगम और सीवरेज कंपनी की लापरवाही देखी जा रही है। मुख्य सराफा बाजार, रूई कटला, सोमनाथ मंदिर रोड, उदयपुरिया बाजार सहित शहर के मुख्य बड़े बाजारों में फूटी सीवरेज लाइनों की वजह से, सीवरेज की ओवरफ्लो लाइनों की वजह से मुख्य बाजारों में गंदा पानी आ रहा। मुख्य रोड और दुकानों के आसपास ये इकट्ठा हो रहा। व्यापारियों को असुविधा हो रही तो वहीं आने वाले ग्राहकों को भी बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। उनकी कोई सुन नहीं रहा। पानी की वजह से कोई स्लिप होता है, कोई की गाड़ी नीचे गिर जाती है, कोई क्या होता है, बहुत सारी तकलीफें होती है। इससे इतने सारे मच्छर फैल गए हैं कि ना तो कस्टमर आ पाते हैं ना कोई बात। हम यहाँ 12-13 घंटे बैठते हैं, पूरे दिन बदबू चलती है, कैसे बैठे हम, ये आप मेरे को बताओ। सर ये सीवरेज लाइन जब से खुली है तब से हम परेशान, ये हर दूसरे तीसरे दिन भरे जाता है वापिस, और उसमें भाई बच्चे भी पढ़ते हैं। बरसात की टाइम में बहुत तकलीफ आती है, गाड़ी घोड़े महीने घुस जाते हैं। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के पौरवा गांव में बिजली विभाग की लापरवाही आई है। विभाग के कर्मचारियों ने बिना कनेक्शन कंप्लीट किए 7 परिवारों को बिल थमा दिया, जबकि पीड़ित कनेक्शन जुड़वाने के लिए डिस्कॉम ऑफिस के चक्कर ही लगा रहे। 7 महीने से सैपो बिजली विभाग के कनेक्शन का चक्कर काट रहे हैं। सैपो डिस्कॉम ने लोगों के घरों में बिजली कनेक्शन की फाइल जमा कराने पर मीटर तो लगा दिए हैं, लेकिन कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर से केबल में कनेक्शन आज तक नहीं जुड़ा है। 7 महीने से पीड़ित डिस्कॉम दफ्तर में कई बार शिकायत की, लेकिन मनमानी का आलम देखिए। घरों के बाहर लगे मीटर शोपीस बनकर रह गए हैं। बिना मीटर रीडिंग, बिना कनेक्शन और घरों में बिना लाइट जले ही 7 परिवारों को हजारों रुपए के बिल थमा दिए। हमने घरेलू कनेक्शन करवाया है और 7 महीने से सैपो बिजली विभाग के कनेक्शन का चक्कर काट रहे हैं और मीटर लगा है, केबल लगी है। बीते कई महीने से परिवार डिस्कॉम ऑफिस में फाइल जमा होने के बाद घरों में रोशनी के सपने देख रहे हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। अभी तक केबल मीटर से जुड़ी भी नहीं है और कागजों में ही मीटर चल पड़े हैं और बिल थमा दिए गए हैं। पीड़ित परिवार तो मीटर लगने के बाद सिर्फ कनेक्शन जुड़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही मामले को लेकर लोगों ने विद्युत निगम के सैपो ऑफिस से शिकायत की। मीटर लगा है, केबल लगी है, डीपी रखी नहीं गई है, एबीसी किसी नहीं है, कनेक्शन जुड़ा नहीं है, रीडिंग में मीटर में रीडिंग है ही नहीं, और क्या कहते हैं बिल आ गया 2 महीने का, तीसरा महीने का 12 तारीख को फिर आ जाएगा। कोई भी विभाग का आदमी सुन नहीं रहा है। वहीं एईएन पुष्पेंद्र चौधरी ने लोगों की फरियाद सुनी। पुष्पेंद्र चौधरी ने कहा कि मामले में जेईएन से बात की है, जल्द कनेक्शन जोड़े जाएंगे, सप्लाई चालू करा दी जाएगी, साथ ही बिना कनेक्शन जोड़े गए भेजे गए बिल का भी समाधान होगा। उन्होंने बताया था कि पहले जब कनेक्शन करने गए थे उस टाइम लाइन खींच के और मीटर भी लगा दिए गए थे। ठीक है, बाहर में कोई विवाद होने के कारण शायद इनकी हो सकता है केबल उतार ली गई हो। मसलन अब एईएन से मिलने के बाद परिवारों को घरों में सप्लाई जल्द चालू हो जाएगी। उम्मीद है कि अब 7 घरों में रोशनी के दिए जलेंगे और घर का हर कोना जगमग होगा। धौलपुर से हरिवीर शर्मा की रिपोर्ट। झुंझुनू में उत्तरी पूर्वी हवाओं से सर्दी का असर देखा जा रहा है। यहां न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसके कारण
सुबह शाम सर्दी बढ़ चुकी है। साथ ही संभावना ये भी है कि इस सर्द हवाओं के साथ आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। सर्दी बढ़ने से किसानों की फसलों को फायदा होगा, जबकि आने जाने वालों की परेशानी भी बढ़ चुकी है। लोग सर्द हवाओं से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। झुंझुनू जिले में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। सर्दी के बड़े असर के बाद लोग अलाव का सहारा लेने लगे हैं और लोग हैं वो अल सुबह से ही सर्दी से बचने के लिए जो अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग हैं वो सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। बीते 2-3 दिनों से चल रही उत्तरी पूर्वी हवाओं ने यहाँ पर ठंड का असर है वो बढ़ा दिया है। बीते 2-3 दिनों से सर्दी ज्यादा है। किस तरह क्या ये 2-3 दिनों से ज्यादा सर्दी हो रही है कुछ हवा चलने से। ये सर्दी इसलिए है, सर्दी तो होने में फसल के लिए अच्छी होती है, तो इसलिए फसल अच्छी होती है। सर्दी बगैर फसल नहीं होती है, ऐसा है। ये जो सर्दी का असर बढ़ा है कौन कौन सी फसलों के लिए फायदेमंद है? ये खरीफ के फसल के लिए बहुत फायदेमंद है, अच्छा है। सर्दी ज्यादा हो रही है और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। और सर्दी तो वैसे तेज है, लेकिन ये किसानों के लिए बहुत अच्छा है इस टाइम में। तो कौन कौन सी फसल के लिए फायदेमंद है? ये सरसों है, गेहूं है, चना है, इनके लिए बहुत अच्छा है। अभी इनका अंकुर फूट रहा है, तो ये सर्दी के लिए बहुत अच्छा है। तो बड़ा असर लोगों के लिए जो परेशानी तो है, वहीं किसानों के लिए सर्दी का बड़ा असर फायदेमंद है। किसानों का मानना है कि बड़े सर्दी के असर से फसल की ग्रोथ जल्दी होगी। वहीं सुबह सर्दी के बड़े असर के कारण दुपहिया वाहन चालकों को भी इन दिनों परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। डीग में ठगी का एक नया तरीका देखने को मिला है। कंबल से नोटों की बारिश दिखाकर ठगी की गई। पहले ठग खुद को तांत्रिक बताकर सौदा करता है, फिर कंबल से नोटों की बारिश कर लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देता है। कंबल से नोटों की बारिश कर ठगी का वीडियो भी सामने आया। ठगों की सौदेबाजी का वीडियो ये जो है आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये उसी ठगी के दौरान का वीडियो है। पहले भी इस तरह के मामलों में पुलिस कार्रवाई कर चुकी है और एक बार फिर से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस सतर्क हो चुकी है और वायरल वीडियो के आधार पर ही मामले की जांच की जाएगी। तो डीग से ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है उसने कंबल से खुद को ढक रखा है और कंबल से नोटों की बारिश करता हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि ये ठगी का एक नया ही तरीका है। नोटों की बारिश करवाई गई है। कंबल से ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता दीपक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, ये वीडियो कब का है और पुलिस ने संज्ञान लिया या नहीं? देखिए, बिल्कुल ये वीडियो अभी इसी महीने का बताया जा रहा है और ये डीग जिले का कामा थाना इलाका है, वहां का ये वीडियो बताया जा रहा है। और ये ठगों द्वारा जब लगातार पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, तो ठगों द्वारा अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं ठगी के, और ये उसी ठगी का एक नया तरीका है जिसमें सौदेबाजी की जाती है पहले और उसके बाद कंबल से नोटों की बारिश करने का लालच दिया जाता है और जो लालच में लोगों को फंसाया जाता है और उसमें किस तरीके से ये जो पूरा षड्यंत्र रचा जाता है। जो ठग है वो खुद को अपने आप को तांत्रिक बताता है और उसके बाद में सौदेबाजी करके जो जगह चिन्हित की जाती है वहां पर कंबल ओढ़ करके और वहां से पैसों की बारिश की जाती है और आखिरी में एक जो पूरा जो षड्यंत्र है उसके तहत वहां पर एक नाटक टाइप किया जाता है और उनको जो व्यक्ति जिनसे सौदेबाजी की जाती है उनको धमकाया जाता है कि ये व्यक्ति जो है इसकी जान जाने वाली है, आप यहाँ से भाग जाइए और पुलिस आ जाएगी। उस तरीके से ये एक नया ट्रेंड जो है ठगी का वो ठगों ने निकाला है। हालांकि पहले भी पुलिस ने 2023 में बड़ी कार्रवाई की थी, 12 लोगों को गिरफ्तार किया था और जो ठग गिरफ्तार किया था उसने ये कबूला था कि वो करीब इसी षड्यंत्र से करोड़ों रुपए की ठगी अब तक लोगों से कर चुका है। ये जो कंबल ओढ़ करके और पैसों की जो बारिश की जाती है ये पैसे डबल करने का लालच देता है ये ठगी से, क्योंकि हम 2 वीडियो दिखा रहे हैं। एक तब की है जब कंबल के बाहर से जो है बारिश हो रही है पैसों की, दूसरी दिखा रहे हैं सौदेबाजी के दौरान की है। तो ये जब सौदेबाजी होती है तो क्या ये पैसे डबल करने का लालच देते हैं या फिर कुछ और होता है? विस्तार से बताइए।
ये देखिए, ये 10 गुने पैसे देने का जो लालच है वो किया जाता है। कई जगह ये अपने हिसाब से डबल करने का लालच देते हैं। ये जैसे जो लोग होते हैं, भोले वाले लोग होते हैं, उनको किस तरह से फंसाया जाए, वहां उनकी सौदेबाजी की जाती है। कहीं पर ये डबल करने का लालच देते हैं, कहीं पर 4 गुना करने का लालच देते हैं, तो कहीं पर 10 गुना करने का लालच देते हैं। और उसके बाद जब सौदेबाजी इनकी फिक्स हो जाती है तो उसके बाद एक निश्चित इन्हीं का ठगों का स्थान होता है, वहां पर उस व्यक्ति को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद वहां पर जो कम्बल ओढ़ करके, जिस तरह से वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो नोटों की बारिश करते हैं, वो निश्चित नोट होते हैं, उनकी बारिश करके और फिर उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने वो जाल बिछाते हैं, उनके खुद के लोग बैठे हुए होते हैं और फिर वो नाटक करते हैं, मरने का नाटक करते हैं कि उनको बेहोशी हो जाती है। और उसके बाद में जो व्यक्ति जिससे सौदेबाजी की जाती है वो व्यक्ति जो है उनको कहते हैं कि ये तो व्यक्ति जो है इसकी जान जाने वाली है और ये आपके जो है ऊपर आएगा कि आपकी वजह से इसकी जान गई है, तो अन्यथा आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ऐसे करके वहां से उसको डरा धमका कर ऐसे भगा दिया जाता है। यानी कि जो पैसों से सौदेबाजी की जाती है, जो उनसे नगद लिया जाता है, उसको वो रख लेते हैं और उसके बाद में जो नोटों की बारिश की जाती है वो पूरा एक इनका वो स्टैंड होता है, गेम होता है पूरा, और ये पहले से फिक्स होता है कि किस तरह से इसको करना है। ये इनका एक नया तरीका है। ये जैसे वीडियो में दिख रहा है, 3-4 मिनट का जो वीडियो है उसमें पूरी तरह साफ हो रहा है कि किस तरह से वो पहले सौदेबाजी करते हैं, फिर खुद की जगह निश्चित करते हैं और खुद की जगह निश्चित होने के बाद में फिर ये पूरा नाटक षड्यंत्र रचा जाता है और उसके बाद ये नोटों की बारिश करने का जो पूरा गेम है ये अलग अलग प्रकार से किया जाता है और कई लोग इसमें शामिल होते हैं। ये पूरा एक गैंग होता है और गैंग जो है वो पूरे षड्यंत्र रूप से ये निश्चित काम तौर करता पर है। अकेले इस घटना को अंजाम देना ये मुमकिन नहीं हो सकता है। एक गैंग है जो लगातार सक्रिय है। आप नजर बनाए रखना। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका दीपक, जानकारी के लिए। अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव देख भारी संख्या में वहां लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी वैशाली नगर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त की। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक का नाम रवि जाटव था, जो दिल्ली दरवाजा स्थित गंगा मंदिर के पास रहता था। फिलहाल पुलिस युवक की मौत के कारणों की जांच कर रही है। और कल सूचना मिली थी अम्बेडकर नगर में एक आदमी मृत पड़ा हुआ है। जाके वहाँ जानकारी की तो वहाँ पे वो आदमी अचेत पड़ा हुआ था। चेक किया गया तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। उसका एक ई रिक्शा वहाँ पर मौजूद था, उसके द्वारा उसका एड्रेस मालूम किया गया। उसके पास फ़ोन भी था, फिर उसके फ़ोन पर घंटी आई तब मालूम चला कि उसका नाम रवि सन ऑफ हरिराम जाति जाटव, उम्र करीब 34 साल। अजमेर के भिनाय से बड़ी खबर है। भिनाय थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक देखा गया। एक ही रात में 6 घरों में चोरी का प्रयास किया गया है। वारदात करने आए चोर सीसीटीवी में कैद हुए। नागोला गांव के ग्रामीणों ने भिनाय पुलिस को सूचना दे दी है। भिनाय थाना पुलिस अब इसी सीसीटीवी के आधार पर, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसी के आधार पर आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, अजमेर के भिनाय से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि चोरों का गैंग जो है वो सक्रिय हो चुका है और लगातार वो घरों को अपना निशाना बना रहा है। और इसी दरमियान एक सीसीटीवी में इन चोरों की तस्वीर जो है वो कैद हो गई है। अब इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इनकी तलाश कर रही है। और ये जब से तस्वीर जो है वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, तब से इलाके में लोगों के बीच भी हड़कंप मचा हुआ है। लोग जो हैं किस तरीके से महफूज हैं, इसको लेकर के सवालिया निशान उठाने लगे हैं। उदयपुर से बड़ी खबर है। हथियार सप्लाई करने वाले का खुलासा हुआ। 7 पिस्टल, 17 मैगजीन, 13 कार्टिज बरामद किए गए। मध्य प्रदेश और उदयपुर निवासी 2 आरोपी भी डिटेन किए गए। हथियार सप्लाई की चेन के लिए पुलिस अब पूछताछ कर रही है कि आखिर कहां से इन हथियारों की खरीद फरोख्त की गई थी। इसके बारे में छानबीन की जाएगी। एटीएस और सुखेर थाना पुलिस संयुक्त कार्रवाई कर रही है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, हथियार सप्लाई करने के बारे में पुलिस जो है लगातार जानकारी जुटाने में लगी हुई है और इस दौरान 7 पिस्टल, 17 मैगजीन, 13 कार्टिज बरामद किए गए हैं और इसी के साथ पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी है। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। हथियार सप्लाई करने वालों का खुलासा पुलिस का ये दावा कर रही है कि लगभग हो चुका है। इसमें दरअसल 2 आरोपी जो है वो डिटेन किए गए हैं और इनसे पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिन 2 आरोपियों को पुलिस ने डिटेन किया है पूछताछ के लिए।
7 पिस्टल, 17 मैगजीन, 13 कार्टेज बरामद होने के बाद 2 लोगों को भी डिटेन किया गया है पुलिस की तरफ से। उधर संभल में हुई हिंसा की जांच भी शुरू हो चुकी है। जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग की टीम आज संभल पहुंचकर जांच शुरू करेगी और इससे पहले जांच आयोग की टीम कल मुरादाबाद पहुंची, जहां सर्किट हाउस में मुरादाबाद मंडल आयुक्त आयुक्त जो हैं अनंजय कुमार सिंह के साथ ही डीआईजी रेंज मुनिराज जी से मुलाकात की है। बता दें, सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डी के अरोड़ा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाया है, जिसमें रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद और यूपी के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन शामिल हैं। संभल हिंसा सुनियोजित साजिश थी या अचानक हुई एक घटना, ये जांच करेगा आयोग। इसके पीछे किन किन लोगों की भूमिका थी, ये भी पता लगाया जाएगा।